हेलो फ्यूचर डॉक्टर। नीट बायोलॉजी में 360 के मुहिम पे आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। आज हम लोग चर्चा करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत से टॉपिक हैं। आज हम लोग इम्पॉर्टेंट उसमें कितने गेस क्वेश्चंस निकलते हैं उस पर चर्चा करेंगे एज ए होल प्लांट फिजियोलॉजी। तो आइए हम लोग देखते हैं प्लांट फिजियोलॉजी में क्या क्या इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उठ सकते हैं। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक एवं फॉरवर्ड भी करें। तो शुरू करते हैं प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी, यहाँ एक वर्ड है फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी ऑफ फंक्शंस, स्टडी ऑफ फंक्शंस, कार्यों के बारे में जो अध्ययन करते हैं। प्लांट्स में हमें प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ना है और ह्यूमन या एनिमल में ह्यूमन फिजियोलॉजी देखते हैं, जिसमें डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, स्किटिव सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, ये सब आता है। अब प्लांट फिजियोलॉजी में हम लोग देखते हैं ट्रांसपिरेशन है, रेस्पिरेशन है, इसी में फोटोसिंथेसिस है, ऑस्मोसिस है, तो ये सब। तो प्लांट फिजियोलॉजी में सबसे पहला एक क्वेश्चन आता है, हु इज फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। और एक क्वेश्चन ये उठता है, हु इज फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्लांट फिजियोलॉजी। तो यहाँ पे ये हम लोग देखेंगे दो ऑब्जेक्टिव प्लांट फिजियोलॉजी के बारे में। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी एंड फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल प्लांट फिजियोलॉजी। एक्सपेरिमेंटल प्लांट फिजियोलॉजी। तो इसको कैसे याद रखेंगे? भुला जाते हैं अगर बच्चे, तो ध्यान में रखना है कि जैसे ये एक पेड़ है, अब इस पेड़ के बारे में कहा गया ये भी काम करता है। क्या काम करता है भाई? तो इसमें भी पानी वगैरह ऊपर जाता है, ठीक है। फिर भोजन ये बनाता है, तो पानी, मिनरल्स, वाटर, ये सब जो जा रहा है, तो कहा गया भाई कि कैसे पता चलेगा? तो एक साइंटिस्ट है, इसको ऐसे याद रखना है। वो बोला अंदर चलो नहीं यार, हेल के देखते हैं कि सही में ये पेड़वा पौधवा भी कुछ काम करता है, पानी वानी पीता है का? तो अंदर हेल गया। जैसे हनुमान जी कैसे चीर के दिखाए, वैसे ही अंदर हेल गया। तो इसको याद रखना है, हेल्स। अंदर हेल गया तो स्टीफन हेल्स। तो फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है? स्टीफन हेल्स। अब हेलने के बाद उसका दूसरा दोस्त कहा, रुको हम नापते हैं दिन भर में कितना गैलन पानी ये पिया। तो गैलन से नाप रहा है, तो इसलिए इसका नाम याद रखना है। एक्सपेरिमेंट किया, कितना पिया भाई? तो इतना गैलन। तो एक्सपेरिमेंटल प्लांट फिजियोलॉजी के फादर हो गए गैलन। तो हम लोग को कैसे याद रखना है? प्लांट फिजियोलॉजी, अंदर हेल गया पेड़ के अंदर, तो स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स, हेल्स खाली याद रखेंगे चलेगा। और एक्सपेरिमेंटल प्लांट फिजियोलॉजी, कितना गैलन पानी पिया जी? तो गैलन। ये दो याद रखना है। और एक है फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस, इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी फादर। लेकिन ये दो प्रायः पूछता है फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी,
तो अंदर हेल गया तो स्टीफन हेल्स, और हेल के नापा कितना गैलन पिया तो एक्सपेरिमेंटल हो गया गैलन। अब हम लोग देखते हैं एज ए होल प्लांट फिजियोलॉजी में क्या क्या टर्म्स आते हैं, और उसमें जो क्वेश्चन उठेंगे उसको हम लोग यहाँ पे स्टार मार्क कर देंगे। तो सबसे पहले एक शब्द आता है ऑस्मोसिस और एक डिफ्यूजन। अब ये समझना है कि इन सब में क्या डिफरेंस है। जैसे यहां हम लिखे डिफ्यूजन, फिर लिखे ऑस्मोसिस। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में क्या डिफरेंस है ये हम लोग देखेंगे। डिफ्यूजन होता किससे है? एक फोर्स से जिसे बोलते हैं इम्बाइबिंग फोर्स, मींस इम्बिबिशन। तो हम लोग यहां देख रहे हैं 3 टर्म आया। एक इम्बिबिशन, इम्बाइबिंग फोर्स, ये प्रकार का फोर्स है बाय विच डिफ्यूजन टेक्स प्लेस। अब ऑस्मोसिस स्पेशल टाइप का डिफ्यूजन है। ऑस्मोसिस क्या है? इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन। स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। स्पेशल का मतलब है कि ये जब किसी मेम्ब्रेन के जरिए होगा, खास के सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे सेल है तो 2 सेल के बीच अगर हो रहा है आना जाना तो इसे कहेंगे ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ डिफ्यूजन व्हिच टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन या सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। मींस किसी मेम्ब्रेन के जरिए अगर डिफ्यूजन हो रहा है तो उसे हम ऑस्मोसिस कहेंगे। अब इम्बाइबिंग फोर्स का एक बहुत अच्छा एग्जांपल है। बरसात में लकड़ी का अगर दरवाजा हो तो वो क्या होता है, इम्बाइबिंग फोर्स के जरिए पानी डिफ्यूज कर जाता है लकड़ी में और लकड़ी फैल जाता है, जिससे दरवाजा लगाते रहते हो भाई लगता नहीं है। और गर्मी में फिर क्या होता है कि वो निकल जाता है और वो लकड़ी सूख जाता है, फिर दरवाजा आराम से लगता है। तो ये सब स्कूलों में किताबों पूछता है कि ये लकड़ी जो फूल के फैल जाता है, दरवाजा नहीं लगता है, तो यहाँ क्या होता है? तो इम्बिबिशन। अब डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में दूसरा क्या डिफरेंस है? जैसे डिफ्यूजन किसी मेम्ब्रेन के थ्रू नहीं होता है, जबकि ऑस्मोसिस किसी मेम्ब्रेन के थ्रू होता है। जैसे एक कमरे में इस एक कोने में हम अगरबत्ती जला दें, थोड़ी देर बाद देखें धीरे धीरे पूरे कमरे में अगरबत्ती का सेंट फैल रहा है, धुआं फैल रहा है। तो ये क्या हुआ? डिफ्यूज कर रहा है। वहां किसी मेम्ब्रेन का जरूरत नहीं, कोई मीडियम का जरूरत नहीं है। तो वो इम्बाइबिंग फोर्स के जरिए क्या हुआ? डिफ्यूजन। अब अगर एक सेल से दूसरे सेल में जा रहा है, किसी मेम्ब्रेन के जरिए आदान प्रदान हो रहा है, तब उसे ऑस्मोसिस। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पहले इम्बिबिशन जरूरी है जिससे डिफ्यूजन होगा, और डिफ्यूजन अगर स्पेशल मेम्ब्रेन के जरिए होता है तो ऑस्मोसिस कहलाता है। अब ये ऑस्मोसिस 2 तरह का होता है। ऑस्मोसिस 2 तरह का होता है। एक होता है सेल के अंदर कोई चीज आ रहा है तो इंडोऑस्मोसिस। इंडोऑस्मोसिस वो हटा देंगे तो पढ़ेंगे इंडोऑस्मोसिस। तो इंडो माने अंदर, और अगर सेल से बाहर निकल रहा है तो एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस। तो इसमें क्या हो रहा है? इनवर्ड मूवमेंट, इनवर्ड मूवमेंट, और यहां बाहर निकल रहा है तो आउटवर्ड मूवमेंट। यहां पे एक क्वेश्चन आ सकता है क्या इंडोऑस्मोसिस और एक्सोऑस्मोसिस में, कि प्लाज्मोलाइसिस, एक सेल जो है
वो फट गया, प्लाज्मा बाहर निकल गया। तो यहां क्या होगा भाई, ये सेल है। अब ये सेल सिकुड़ गया, इसके अंदर से प्लाज्मा बाहर निकल गया, या ये सेल फैल गया, तो ये क्या है, ये नॉर्मल सेल है। अब इसके अंदर का मटेरियल प्लाज्मा, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, लिक्विड जो भी बोलो, ये बाहर निकल गया। तो यहां क्या हो रहा है, एक्सोऑस्मोसिस, इसमें अंदर आ गया। ये ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसके अंदर के लिक्विड का, वो अलग से है, फिजियोलॉजी में बताएंगे कि जब हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, तब ऐसा होगा, अभी समझाएंगे। पहले यहां समझना है कि जब सेल के अंदर से कोई चीज बाहर निकल रहा है तो ये एक्सोऑस्मोसिस। तो सेल कैसा हुआ, श्रिंक कर गया, एंड डाइज, सिकुड़ के मर गया, श्रिंक एंड डाइज। और अगर इसके अंदर कुछ आ रहा है तो स्वेल्स, ब्रस्ट एंड डाइज, फूल के फट के मर गया। मतलब ये भूखे मर रहा है, ये खा के मर रहा है, ऐसे याद रखना है। तो ये हम लोग देख रहे हैं इंडोऑस्मोसिस, एक्सोऑस्मोसिस के चलते ये होता है। अब यहाँ पे बायोलॉजिकल टर्म या केमिस्ट्री में टर्म आता है प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मा क्या हुआ, अंदर से फट के बाहर आ गया, तो इसी को बोलते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। तो प्लाज्मोलाइसिस कब होता है, एक्सोऑस्मोसिस से। और अगर इसमें अंदर फिर डाल दें तो ये क्या होगा, डीप्लाज्मोलाइसिस। तो डीप्लाज्मोलाइज्ड सेल। और नॉर्मल सेल कब रह गया, तो एक शब्द आएगा आइसो। टोनिक माने कॉन्सेंट्रेशन, तो सेम कॉन्सेंट्रेशन अगर है तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन। एक में गाढ़ा एक में पतला है, तो गाढ़ा है तो हाइपर, तो हो गया हाइपरटोनिक, पतला है तो हाइपोटोनिक, हाइपो माने कम। तो यहां याद रखना है, 2 गिलास नदी का पानी आइसोटोनिक, 2 गिलास समुद्र का पानी आइसोटोनिक, लेकिन एक में नदी का और एक में समुद्र का पानी है, तो एक क्या हो गया हाइपरटोनिक, दूसरा उसकी तुलना में हाइपोटोनिक। तो ये कब प्लाज्मोलाइसिस होता है, हाइपरटोनिक या हाइपोटोनिक में। तो ये जो आप कंफ्यूज करते हो, इसका एक आसान उपाय बताते हैं याद करने का। होली के समय में हम लोग देखते हैं पुआ बनता है। तो होली में जो पुआ बनता है तो उसमें एक चाशनी रहता है, ये सॉल्यूशन दे रहे हैं। तो ये चाशनी सॉल्यूशन क्या है, कढ़ाई में पानी डालते हैं, उसमें चीनी का घोल बनाते हैं, उसको खौलाते हैं और देखते हैं कि तार पर अगर वो चिपक रहा है हाथ में तो बोलते हैं अब ये चाशनी तैयार हो गया। उसमें पुआ छान के डाल देते हैं मम्मी लोग घर में। अगर चाशनी पतला होगा तो पुआ के अंदर घुस जाएगा और पुआ फूल करके पुआ बन जाएगी। अगर चाशनी गाढ़ा है तो पुआ का तेल वगैरह निकल जाएगा, चाशनी अंदर नहीं घुसेगा तो सिकुड़ जाएगा, पुआ नहीं पुई हो जाएगा। तो याद रखना है, पतला में डालेंगे तो फुआ, गाढ़ा में डालेंगे तो पुई, और नॉर्मल में पुआ। समझे बुआ? तो याद रखना है, पतला चाशनी माने हाइपोटोनिक में डाल रहे हैं तो क्या होगा, फुआ मीन्स स्वेल्स, ब्रस्ट एंड डाइज। और हाइपरटोनिक में डाल रहे हैं गाढ़ा में तो पुई, श्रिंक
एंड डाइज, अर्थात प्लाज्मोलाइज्ड। अब नॉर्मल में तो ये है पुआ, तो याद रखना नॉर्मल सेल या पुआ। अब इसको हम कहां डाल दिए, तो ये है पतला में डालेंगे तो फूलेगा, तो यहां क्या हुआ, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपो याद रखना है, टॉनिक सॉल्यूशन। और गाढ़ा में डाल दिए तो और इससे निकल गया तो पुई, तो ये क्या हो गया, हाइपर टॉनिक सॉल्यूशन। तो यही यहां याद रखना था। When a cell is placed in a hypertonic solution, then it becomes shrink and dies. That means plasmolysis takes place. When a plasmolyzed cell again placed in a hypertonic solution, then it becomes cells burst and dies. That means deplasmolysis occurs. तो ये यहां समझाना था। और सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन तीन तरह का हुआ, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक। इसमें याद रखना है, हाइपोटोनिक मतलब लेस कॉन्सेंट्रेशन, हाइपर माने एक्सेस कॉन्सेंट्रेशन और आइसो माने सेम कॉन्सेंट्रेशन। अब इस पे क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा। तो इतना समझ में आ गया, एम्बिबिशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में भी टू टाइप्स, दैट इज इंडोऑस्मोसिस एंड एक्सोऑस्मोसिस। अब उसमें ये प्लाज्मोलाइसिस वाला क्वेश्चन आता है कि प्लाज्मोलाइसिस कब होगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और डीप्लाज्मोलाइसिस कब होता है, ये एक क्वेश्चन समझाना था यहाँ। अब हम लोग देखते हैं, या तो डिफ्यूजन हो रहा है या ऑस्मोसिस हो रहा है, तो प्लांट के अंदर पानी जा रहा है। अब ये पानी जाएगा, दैट मीन्स इसको हम कहेंगे एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पानी सोख रहा है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। अब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर जो हो रहा है, क्यों हो रहा है, तो ड्यू टू इम्बिबिशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस। समझ गए, प्लांट में क्या क्या फंक्शन होता है वो बता रहे हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, अब एब्जॉर्प्शन होगा तो यहां हम लोग देखेंगे रूट में हेयर्स होता है, तो रूट हेयर्स एब्जॉर्ब करेगा वाटर मिनरल्स को, ऊपर ले जाएगा प्लांट में, रूट से सूट तक, जड़ से पत्ती तक, रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट तक। तो रूट टू सूट जाएगा, तो इसी को हम कहते हैं एसेंट ऑफ सैप। तो अगला चीज क्या होगा, एसेंट ऑफ सैप। एसेंट ऑफ सैप थोड़ा ज्यादा बड़ा लिखा गया, यही दे रहे हैं, एसेंट ऑफ सैप। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के बाद एसेंट ऑफ सैप। अब एसेंट ऑफ सैप पे एक ऑब्जेक्टिव आता है, क्या, द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट टू शूट इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। एसेंट माने चढ़ना, सैप माने द्रव्य का ऊपर। इस पे बहुत सा थ्योरी है, फिजिकल थ्योरी, फिर वाइटल थ्योरी, अधिकतर बकवास थ्योरी, उस सब का कोई जरूरत यहां नहीं है। मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी क्या है, तो यहां ध्यान देना है, एक वर्ड आएगा जाइलम एंड फ्लोएम। हम लोग जानते हैं किसी भी प्लांट में
जब ये पानी वगैरह रूट से ऊपर जाता है सूट तक, तो अंदर होता है जाइलम। इसी जाइलम वेसल से पानी और मिनरल्स ऊपर चढ़ते हैं। तो ये हुआ जाइलम। और फ्लोएम जो है वो फूड को ट्रांसलोकेट या ट्रांसपोर्ट करता है। तो याद रखना है, जाइलम फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट एंड मिनरल्स और फ्लोएम फॉर फूड ट्रांसपोर्ट। तो क्वेश्चन एक आता है, इस पे रिंगिंग एंड गर्डलिंग एक्सपेरिमेंट किया गया कि ऊपर से छील दिया तो बाहर में क्या रहेगा, फ्लोएम रहेगा। बाहर में फ्लोएम है, तो फ्लोएम ऐसे हम कहें ये इसका फ्लोएम है, और ये जो रिफिल है अंदर में वो जाइलम है। तो रिफिल से ही जा रहा था, जाइलम से ही पानी वगैरह जाएगा, अब फ्लोएम से भोजन। तो एक क्वेश्चन आता है पाथवे ऑफ एसेंट ऑफ सैप। अब यहां पे एक क्वेश्चन निकला एसेंट ऑफ सैप का। पाथवे ऑफ एसेंट ऑफ सैप, पाथवे ऑफ एसेंट ऑफ सैप इज, तो इसका आंसर हुआ जाइलम वेसल्स, जाइलम वेसल्स एंड फूड ट्रांसपोर्टेड थ्रू फ्लोएम। आगे टिश्यू में पढ़ना है, जाइलम में 4 एलिमेंट होते हैं, फ्लोएम में 4 एलिमेंट, यहां नहीं जरूरत है। अब एसेंट ऑफ सैप में एक दूसरा जो क्वेश्चन उठता है वो ये है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी, एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर एसेंट ऑफ सैप। किस सिद्धांत से बताया गया कि पानी ऊपर चढ़ता है? तो यहां याद रखना है, एक थ्योरी है ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी, एडहेसिव, कोहेसिव एंड ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ये क्या है भाई? इसको 2 साइंटिस्ट ने दिया था, डिक्सन एंड जॉलिस। तो बोलते हैं डिक्सन एंड जॉलिस कोहेसिव, एडहेसिव, टेंशन एंड ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। मतलब क्या है? तो ऐसे समझो, किसी पिक्चर हॉल में कोई फिल्म नया लगा है, अब टिकट लेने के लिए बहुत लोग लाइन में खड़े हैं, टिकट ब्लैक हो रहा है, मिल नहीं रहा है, तो कुछ लोग क्या होता है, इसके ऊपर से चढ़ के टिकट लेने के लिए मारा मारी कर रहा है और खिड़की के पास आके टिकट लेता है। ऐसा फिल्म देखते हो। तो अब यहाँ पे लाइन लगा हुआ था, और जब टिकट लेके पहुंच गए, अब शो 3 से 6 का शो है, अब दरवाजा बंद है, अभी शो चल रहा है, 3 बजने वाला है, तो जब तक ये दरवाजा नहीं खुलेगा तब तक लाइन लगा हुआ है लोगों का। अब यहां भी सब ठेला ठेली कर रहा है, तो ये जो ठेला ठेली हो रहा है, तो इनके बीच क्या होगा भाई? कोहेसिव फोर्स, ठेला ठेली, तो एडहेसिव फोर्स, चिपक जाएगा एक दूसरे में। तो कोहेसिव, एडहेसिव, उनके बीच में कोई गिर गया तो टेंशन, मारा पिटी होता है। तो यही यहां याद रखना है, कोहेसिव, एडहेसिव, टेंशन चल रहा है। और जैसे ही फिल्म खत्म होगा तो पीछे वाले दरवाजा से बैक डोर जब खुला, तो जो अंदर लोग देख रहे हैं वो सब बाहर हो गए, तब ये डोर ओपन हुआ, ओपन फ्रंट डोर, ये दरवाजा खुला। जब खुलेगा तो जो कोहेसिव एडहेसिव फोर्स पब्लिक का था वो सब अंदर जाएगा। मीन्स जब तक पीछे से ये निकला नहीं तब तक आगे से ये जाएगा नहीं। वही होता है एसेंट ऑफ सैप में, कि वाटर जो प्लांट में चढ़ता है वो लीफ से, पत्ती से, ऊपरी भाग से स्टोमाटा, रंध्र, छोटा छोटा छिद्र होता है, जिससे पानी वेपर के रूप में लॉस होता है। उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन, हिंदी में उत्सर्जन।
मीन्स एक्सक्रीट कर रहा है, पानी निकल रहा है। हम लोगों में पसीना निकलता है, यहाँ वाटर वेपर निकलता है, वो पानी हम जल्दी देखते नहीं है। पेड़ के नीचे खड़ा होते हैं तो अनुभव होता है हाँ ठंडा महसूस हो रहा है। तो द लॉस ऑफ वाटर वेपर, द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द प्लांट स्पेशली फ्रॉम लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। तो पानी चढ़ने के लिए ये निकलना जरूरी है। तो एक क्वेश्चन आता है यहां पे, ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी इविल। ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी इविल। ये दानव है लेकिन जरूरी है, खराब चीज है। क्यों? तो पानी लॉस हो रहा है, गिर रहा है, बर्बाद हो रहा है, इसलिए ये इविल है। लेकिन जरूरी क्यों है? क्योंकि अगर ये नहीं निकलेगा पेड़ पौधा से पानी, तो नीचे से मिनरल्स वाटर फिर जाएगा नहीं। तो एक क्वेश्चन ये स्टेटमेंट वाला बन जाएगा। बायोलॉजी में स्टेटमेंट ही देते हैं आजकल ज्यादा और मैचिंग, तो याद रखना है ट्रांसपिरेशन इज नेसेसरी इविल फॉर एसेंट ऑफ सैप। ये अब आदमी नहीं है, समझ लो सब पानी, वाटर मॉलिक्यूल्स है, एक दूसरे में चिपका हुआ है, टेंशन है। तो यहाँ कोहेसिव एडहेसिव फोर्स लग रहा है, और जब ये निकला ट्रांसपिरेशन से लॉस हुआ पानी, तो ये अंदर जाएगा। तो यही था कि मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर एसेंट ऑफ सैप इज डिक्सन एंड जॉलीज कोहेसिव एडहेसिव टेंशन एंड ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ट्रांसपिरेशन जब तक नहीं होगा पानी खिंचाएगा नहीं, इसलिए पानी निकलना बहुत जरूरी है। तो यहां पे दो क्वेश्चन बन गया। एक निकला क्या? तो मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी अबाउट द एसेंट ऑफ सैप इज द डिक्सन एंड जॉलीज। डिक्सन एंड जॉलीज कोहेसिव एडहेसिव, ढकेलना और चिपकना, कोहेसिव एडहेसिव टेंशन एंड ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। ऐसे शॉर्ट में क्वेश्चन देगा तो सिंपली इसको बोलेगा ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी। और तीसरा एक खतरनाक स्टेटमेंट क्या बना? तो ट्रांसपिरेशन इज ए नेसेसरी इविल फॉर एसेंट ऑफ सैप। यही सब ऑब्जेक्टिव निकला। ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इविल फॉर, तो आंसर हो गया एसेंट ऑफ सैप। ये ऑब्जेक्टिव भी बन गया। तो यहां नेसेसरी इविल को अंडरलाइन कर देना है फॉर एसेंट ऑफ सैप। तो हम क्रीम निकाल रहे हैं एसेंट ऑफ सैप से, यही तीन क्वेश्चन यहां निकलता है। अब हम लोग देखते हैं ट्रांसपिरेशन। ये समझ में आ गया, इमिबिशन होगा, डिफ्यूजन होगा, ऑस्मोसिस होगा, तब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, देन एसेंट ऑफ सैप। अब एसेंट ऑफ सैप के लिए क्या जरूरी है भाई? तो एसेंट ऑफ सैप के लिए जरूरी है ट्रांसपिरेशन। अगर ये नहीं होगा तो एसेंट ऑफ सैप नहीं होगा। ट्रांसपायरेशन, अब ये ट्रांसपिरेशन में क्या क्या ऑब्जेक्टिव बनेंगे ये जानना है। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव याद रखना है, एक होता है ट्रांसपिरेशन और एक होता है गटेशन। एक ट्रांसपिरेशन और दूसरा गटेशन, जिसमें ये गटेशन जो है ट्रिपल स्टार क्वेश्चन है। गटेशन, और दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझना है।
तो द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम अपर पार्ट ऑफ द प्लांट स्पेशली फ्रॉम लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, बट लॉस ऑफ वाटर इन दिस केस टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। पानी भाप के रूप में, वाष्प के रूप में, वेपर के रूप में लॉस होता है, तब उसे हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। इसलिए यहाँ पे उत्सर्जन को शुद्ध हिंदी होता है ट्रांसपिरेशन का वाष्पोत्सर्जन। उत्सर्जन किसका? वाष्प का, वेपर का। तो ट्रांसपिरेशन हो रहा है लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, वाटर वेपर के रूप में, बाई स्टोमाटा। किसके जरिए होगा? स्टोमाटा के जरिए वाटर वेपर के रूप में लॉस होता है। गटेशन क्या है? कभी कभी प्लांट के रूट के पास कुछ ज्यादा हरकत होता है, मीन्स ग्रेविटेशनल फोर्स कुछ बढ़ते हैं किसी किसी एरिया में कभी काल, या पानी की मात्रा ज्यादा है, तो जब वो ऊपर आता है तो लीफ में स्टोमाटा से वाटर वेपर निकलता है थोड़ा तेज से, और ये आकर के लीफ अपेक्स पे, पत्ती के एक सिरे पे एक बूंद के रूप में जम जाता है, मीन्स वाटर ड्रॉपलेट्स। कभी कभी आप घर में मनी प्लांट अगर कोई बॉटल में पानी में रख के लगाए हो तो देखना सुबह में किसी किसी पत्ती में एक बूंद लास्ट में बना हुआ है, फिर वो टपक जाएगा, फिर कुछ देर में एक बूंद बनेगा। तो ये गटागट जो पानी निकाल रहा है भाई, तो इसको बोलना गटेशन। और वेपर के रूप में निकल रहा है तो हो गया ट्रांसपिरेशन। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? द लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स इज कॉल्ड गटेशन। अब यहां स्पेशल स्टोमाटा होता है गटेशन के लिए, वही ट्रिपल स्टार है जिसे हम कहते हैं हाइडाथोड्स। तो गटेशन जिस स्टोमाटा से होता है, वाटर स्टोमाटा, उसे हम हाइडाथोड्स कहते हैं। तो यहां पे लॉस ऑफ वाटर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स, वाटर ड्रॉपलेट्स बाय हाइडाथोड्स। तो ये सबसे खतरनाक है हाइडाथोड्स, वाटर स्टोमाटा इसको बोलते हैं। तो गटेशन किससे होता है जी? हाइडाथोड्स से। और गटेशन में वाटर ड्रॉपलेट्स निकलता है, जबकि ट्रांसपिरेशन में वाटर वेपर निकलता है। तो ये था इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव। एक और ऑब्जेक्टिव यहां निकलता है कि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। ट्रांसपिरेशन का रेट पता लगाने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है, उसे हम कहते हैं पोटोमीटर। पोटोमीटर, रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन, ये सब डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव है, यही याद रखना है। इज मेजर्ड बाय पोटोमीटर। तो ट्रांसपिरेशन का रेट मेजर करते हैं किससे? पोटोमीटर। ये एक याद रखना है। और बाकी ट्रांसपिरेशन में कुछ खास नहीं। यहां पे एक चीज आता है कभी कभी कि ट्रांसपिरेशन होता है तो स्टोमाटा, वो हम लोग प्लांट एनाटॉमी में पढ़ेंगे। स्टोमाटा डंबल शेप का होता है और अलग अलग शेप उसका क्यों होता है वो वहां देखेंगे। यहाँ है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। इसके लिए एक शब्द आएगा फ्लैसिड और टर्जिड। तो टर्जिडिटी मतलब होता है पूरा भरा हुआ प्रेशर। जैसे बैलून को हम फुला देते हैं
तो फुला रहे हैं तो हवा फैलते 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 क्या होता है, लास्ट में फट जाता है, बोलते हैं टर्गर प्रेशर पड़ा, फट गया। तो जो फूल गया उसे वो कहेंगे टर्जिड स्टेट, और हवा निकल जाएगा बैलून से तो क्या होगा, चिपक जाएगा, ये फ्लैसिड स्टेज। तो याद रहे स्टोमाटा जो होता है वो गार्ड सेल्स होता है, स्टोमाटा को गार्ड करता है। अब ये गार्ड सेल में पानी आता है, और ये जब पानी आएगा, पहले ये चिपका हुआ बंद है, तो ट्रांसपिरेशन में वाटर लॉस के लिए स्टोमाटा कब बंद रहेगा, फ्लैसिड स्टेट में, चिपका हुआ। अब जैसे ही इसमें पानी भरने लगा भरने लगा भरने लगा भरने लगा भरने, अब ये फ्लैसिड से टर्जिड स्टेट हो गया, भर गया तो ये खुल गया। तो स्टोमाटा ओपन कब होता है, टर्जिड स्टेट में। और जब पानी खुला, स्टोमाटा पानी लॉस होने लगा वाटर वेपर के रूप में, धीरे 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 पानी निकल गया, फिर ये फ्लैसिड तो बंद। तो यही है मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। क्वेश्चन सिर्फ ये आएगा कब ये क्लोज होगा और कब ओपन होगा, तो याद रखना है मैकेनिज्म ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। इसमें क्या दिमाग में रखना है भाई, स्टोमाटा ओपन और स्टोमाटा क्लोज। तो ओपन कब होगा, क्लोज कब होगा, तो हम लोग जान गए ओपन कब होगा, टर्जिड स्टेट में, टर्जिड स्टेट में। अब क्लोज कब होगा, फ्लैसिड, चिपका हुआ, फ्लैसिड स्टेट में। जो कहानी समझा रहे हैं उसी से इसको याद रखना है, टर्जिड और फ्लैसिड स्टेट। तो ये सारे क्वेश्चंस निकल रहे हैं ट्रांसपिरेशन से। अब हम लोग आगे देखते हैं, यहां तक समझ में आ गया होगा क्या क्या क्वेश्चन निकल रहा है। तो हम लोग ने देख लिया कि प्लांट फिजियोलॉजी एक दूसरे से रिलेटेड कैसे है, और यहां तक हम लोग देख रहे हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर के बाद एसेंट ऑफ सैप हुआ, फिर ट्रांसपिरेशन भी जरूरी था। अब पानी जब ऊपर आ गया, मिनरल्स आ गया, तो यहां क्या होगा भाई, इधर लॉस हो रहा है अलग चीज है, यहीं पे होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कब होगा, क्योंकि एसेंट ऑफ सैप के बाद यहां से क्या आया, वाटर, और क्या आया, मिनरल्स। वाटर मिनरल्स आ गया, और यहां है सन, सूर्य देवता। ये क्या दे रहे हैं भाई, सनलाइट। तो जब सनलाइट आ गया, वाटर मिनरल्स आ गया, तो सन लाइट को बोलते हैं फोटो, फोटो माने लाइट। तो यहां अब क्या बनेगा, फूड, भोजन बनेगा। सनलाइट के प्रेजेंस में वाटर मिनरल्स, और साथ में क्या होगा तो ध्यान देना है, पहले इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, फूड जो बनेगा, तो बाय फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। अब इस फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चीज का जरूरत है, तो इसमें H2O वाटर प्लस CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। अब इससे क्या बनेगा, ग्लूकोज C6H12O6, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब बनता है।
तो फोटोसिंथेसिस सनलाइट के प्रेजेंस में ऐसे होगा। यहां क्या चाहिए, तो कलर पिगमेंट, क्लोरोफिल, वो हम लोग फोटोसिंथेसिस अपने आप में एक चैप्टर अलग है, उसको लेके चलेंगे। पहले अभी यहां समझना है, यहां भोजन। अब ये CO2 कहां से आता है, तो साथ में चाहिए रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन एक यहां पे मिस कॉन्सेप्शन है सामान्य लोगों में। लोग समझते हैं पेड़ पौधा रेस्पायरेशन में O2 लेते हैं, CO2 छोड़ते हैं, और फोटोसिंथेसिस में CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं, यही ऐसा समझते हैं। तो ध्यान देना है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन लोग क्या समझते हैं कि प्लांट्स जो हैं वो रेस्पायरेशन में भी CO2 लेते हैं और O2 निकालते हैं। ऐसा नहीं है। रेस्पायरेशन प्लांट हो या एनिमल हो या ह्यूमन हो, प्लांट एंड एनिमल दोनों में रेस्पायरेशन जो होता है, इसमें O2 इन होता है, O2 ऑक्सीजन लेते हैं, और आउट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यही कार्बन डाइऑक्साइड फोटोसिंथेसिस में ले लेता है। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लेके ग्लूकोज बनाया और साथ में ऑक्सीजन निकलता है। ये ऑक्सीजन फिर बैक हमें कहां जरूरत पड़ जाता है, रेस्पायरेशन में। तो रेस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस का संबंध एक दूसरे से है। इसको अगर हम बैलेंस करते हैं तो यहाँ 6 लगा देते हैं, कार्बन 6 है, यहाँ 6, यहाँ भी 6, यहाँ 6, सब बैलेंस होता है। ये फोटोसिंथेसिस बताएंगे। आजकल रूबेन एंड कामेन ने इस इक्वेशन को चेंज किया है, वो यहाँ पे लेंदी हो जाएगा। अभी तो जनरल प्लांट फिजियोलॉजी हम लोग समझ रहे हैं कि प्लांट फिजियोलॉजी में क्या क्या जरूरी है, क्या क्या टर्म्स आया। तो उम्मीद है यहां तक समझ में आ गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो हम लोगों को समझना है। फोटोसिंथेसिस में याद रखना है, यहां पे लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो याद रखना है, ये लाइट के प्रेजेंस में होता है लाइट रिएक्शन, और डार्क के प्रेजेंस में होता है डार्क रिएक्शन। ऐसा नहीं है। याद रखना है कि लाइट रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन सनलाइट, डार्क रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ सनलाइट। मीन्स ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। अर्थात लाइट रिएक्शन सिर्फ दिन में होगा, डार्क रिएक्शन दिन रात दोनों में होगा। तो ये भी ध्यान देना है। फोटोसिंथेसिस में ये 2 चीज आते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। अब ये जब तक हम क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम नहीं समझाएंगे, लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन नहीं समझ में आएगा। ऐसे रटने से कोई फायदा नहीं है, एक एक चीज क्लियर होना चाहिए। फिर यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज आएगा, C3 प्लांट, C4 प्लांट, कैम प्लांट, इसी पे होता है C3 पाथवे, C4 पाथवे, कैम पाथवे। तो ये सब स्पेशल पूरा प्लांट फिजियोलॉजी एक तरफ, और ये फोटोसिंथेसिस इन सब का अकेले 80% है। ये 20% भी सब है। इसमें रेस्पायरेशन जो है, ये रियल रेस्पायरेशन सेल में होता है, जिसे हम सेल रेस्पायरेशन कहते हैं, जो 4 स्टेप में होता है, जिसमें ग्लाइकोलाइसिस, पायरुविक एसिड ऑक्सीडेशन, क्रेब्स साइकिल, ETS। तो ये भी अपने आप में एक अलग चीज है। ये अगर हम सेल रेस्पायरेशन पढ़ लेंगे तो ह्यूमन रेस्पायरेशन में आ जाएगा, सेल रेस्पायरेशन में आ जाएगा, फोटोसिंथेसिस या प्लांट रेस्पायरेशन में आ जाएगा, ये बहुत जगह आएगा। तो ये 2 चीज अपने आप में 2 बड़ा चैप्टर है, एक फोटोसिंथेसिस और एक रेस्पायरेशन। क्योंकि रेस्पायरेशन में अलग से जो ग्लाइकोलाइसिस आता है
वो फिर 9 स्टेप में है। क्रेब साइकिल है वो 10 स्टेप में है। तो ये पूरा आज हम बता दिए कि प्लांट फिजियोलॉजी में क्या क्या है। यहाँ पे थोड़ा सा बता दें, जब फोटोसिंथेसिस आएगा तो बताएंगे। लाइट रिएक्शन याद रखना भाई, लाइट सबसे पहले पहाड़ पे आएगा, हिल पे, तो इसको हिल्स रिएक्शन कहेंगे। और डार्क अंधेरा में आदमी काला दिखेगा तो बोलेंगे ब्लैकमैन रिएक्शन। तो हिल रिएक्शन किसे? लाइट रिएक्शन को। ब्लैकमैन रिएक्शन किसे? डार्क रिएक्शन को। ये C3 और C4 क्या होता है? ऑकैम। तो 3 कार्बन का कंपाउंड सबसे पहले इसमें बनता है, इसलिए इसको C3 प्लांट कहते हैं। और इसमें 4 कार्बन का कंपाउंड बनता है, इसलिए इसको C4 प्लांट कहते हैं। जब फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़ेंगे, C3 का होता है फॉस्फोग्लिसरिक एसिड PGA, और C4 में होता है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड OAA। और ये क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ये स्पेशली होता है कैक्टस वगैरह में, जो रसदार पौधा, उसके लिए एक शब्द आता है सकुलेंट्स। तो ये सब एक ट्रेलर है कि ये फोटोसिंथेसिस में बहुत खतरनाक खतरनाक टर्म आते हैं। जैसे PGA किस में आएगा भाई? तो C3 में। OA किस में आएगा? C4 में। सकुलेंट्स किसे कहते हैं? तो डेजर्ट में जो उगता है, माने जीरोफाइट्स, उसमें क्रैसुलेशियन एसिड बन जाता है, उसी के मेटाबॉलिज्म पे नाम है क्रैसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म कैम पाथवे। और C3 क्यों पड़ा? तो PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में 3 कार्बन होता है, इसलिए C3। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड में 4 कार्बन होता है, इसलिए C4। तो ये सब प्लांट फिजियोलॉजी का एक ब्रीफ नॉलेज आज है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे फोटोसिंथेसिस अपने आप में अलग से, ट्रांसपिरेशन। तो ह्यूमन फिजियोलॉजी, प्लांट फिजियोलॉजी और एस्पायरेशन, इन सब में ये सब काम आएगा। फोटोसिंथेसिस एस्पायरेशन एक दूसरे से रिलेटेड है। तो आज इस वीडियो में इतना काफी है। थैंक यू।